राशन तो वैसे रजनी ऑनलाइन ही भरा देती थी, लेकिन नौकरी, बच्चा, घर, बाहर के कामों की व्यस्तता के कारण वह कुछ न कुछ भूल ही जाती। वैसे हर कोई कुछ न कुछ भूल ही जाता है, रजनी की ही तरह। ऊपर से यह बारिश का मौसम। न जाने क्यों रजनी को बारिश नहीं पसंद था, बचपन से ही। आज धूप चढ़ाई थी, इसलिए रजनी अपने बेटे करण के लिए सामान लेने पास के ही एस्मार्ट चली गई। करण सो रहा था, इसलिए रजनी ने उसे राधा के साथ ही छोड़ दिया और अपनी स्कूटी से चली गई। करीब 20 मिनट के अंदर ही वह वापस आ गई। तभी करण की चीखें सुनकर रजनी दौड़ी दौड़ी लिविंग रूम में आई, जहां वह अपने 4 साल के बेटे को आया की निगरानी में छोड़कर गई थी। उसने वहां जो नज़ारा देखा, सदमे से उसकी खुद की चीख निकल गई। उसके सगे बड़े भाई और पिता कमरे में थे। भाई ने एक तकिए से करण के मुंह को दबाया हुआ था। साथ खड़े पिता क्रोध से जलती लाल अंगारा आंखों से दांत पीसते हुए उससे कह रहे थे, जोर से भींच और जोर से, कि इस सपोले का काम आज तमाम ही हो जाए। एक क्षण को तो रजनी में समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन अगले ही पल वह भाई के हाथों से तकिया छीनते हुए जोर से चीखी, कोई तो बचाओ। कि तभी बिजली की गति से एक लंबा व तगड़ा शख्स लिविंग रूम के खुले दरवाजे से कमरे में घुसा। उसने भाई के हाथों से तकिया जबरन छीनकर एक और पटक दिया और करण को उसके चंगुल से मुक्त कराकर रजनी को थमाकर उससे बोला, आप इसे लेकर भीतर जाइए, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा, मैं इनसे निपटता हूँ। इस दौरान पिता उसकी ओर मुखातिब होकर चीख रहे थे, तूने हमारे घर पर अपने पाप की काली छाया डाल रखी है। तेरी वजह से हमारा घर फल फूल नहीं रहा, मेरी नौकरी नहीं रही, तेरे बड़े भाई की नौकरी भी बार बार चली जाती है, श्वेता का तो रिश्ता ही नहीं हो रहा। तेरी और तेरी इस मनहूस की वजह से ही घर पर विपदा आई हुई है। वह खौफ और दहशत से थर थर काँपती हुई रोते गर्राते करण को अपने धड़कते सीने से चिपकाए अंदर के कमरे में जाते जाते थोड़ा ठहर कर पिता पर रोती हुई गर्जी, किसके कहने पर आप मेरे बच्चे की जान लेने चले आए? यह भी नहीं सोचा कि यह आपका अपना खून है। मैंने अपने आप अपनी ज़िंदगी बनाई है, खुद के दम पर पढ़ लिख कर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं कि मैं अपने बेटे को एक बढ़िया ज़िंदगी दे पा रही हूं, एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रही हूं। और आप कहते हैं मेरे पाप की काली छाया आप लोगों पर पड़ रही है। आपकी परेशानियों का कारण मैं नहीं, आप खुद हैं। आप और भैया को अपने दोस्तों के साथ अड्डेबाजी और गांजे बीड़ी से फुर्सत मिले तब तो आप किसी नौकरी में टिकेंगे। आप दोनों का निकम्मापन आपकी समस्या की वजह है, ना कि इतनी दूर बैठी मैं। यह कहकर उसने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया और करण को बेतहासा चूमती हुई आंसू बहाती मुँह ही मुँह में बुदबुदाई, मेरा बेटा, मेरा हीरा, मेरा राजकुमार। आज अगर वह लड़का समय पर नहीं आता तो क्या होता? तुझे कुछ हो जाता तो मैं कहीं की न रहती। बाहर से उस युवक और भाई के बीच हाथापाई की आवाज़ें आ रही थी। पिता गुस्से में उस युवक पर गरज रहे थे, तू होता कौन है हमारे निजी मामलों में टांग अड़ाने वाला? यह मेरी बेटी है, मैं चाहे जो करूं। उधर शायद एक बार को उसका भाई उस युवक की गिरफ्त से छूटकर उसके बंद कमरे के दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन शायद तभी उस युवक ने फिर से उसे काबू कर लिया। करीब 10 मिनट तक पिता का चीखना चिल्लाना जारी रहा। रजनी पत्ते की तरह थर थर काँपती, तेजी से धड़कते दिल के साथ करण को कलीजे से चिपकाए बैठी थी कि तभी उसने सुना वह युवक तेज आवाज़ में पापा को धमका रहा था, आप दोनों यहाँ से फ़ौरन नहीं गए तो मुझे मजबूरन 100 नंबर डायल करना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों यहाँ से चली जाएं। यह मत समझिए कि वे अकेली हैं, मैं यहाँ जस्ट बगल वाली फ्लैट में रहता हूँ, इसीलिए अगली बार यहाँ पैर रखने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। अगर आप लोगों ने फिर से इन्हें या बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने में बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। आप इनके पिता हैं, उसका लिहाज कर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। कुछ ही देर में बाहर सन्नाटा छा गया, शायद पिता और भाई चले गए थे। तभी उस युवक ने उसका दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलिए, वे लोग चले गए हैं। डरी सहमी बैठी रंजना ने
अपनी गोद में सोए करण को पलंग पर लिटा दिया और उठकर दरवाज़ा खोला। आप ऐन समय पर नहीं आते तो आज अनर्थ हो जाता। मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास शब्द नहीं हैं। थैंक यू सो मच। उसने हाथ जोड़ते हुए उस युवक से कहा। आप बगल वाले फ्लैट में रहते हैं? मैंने आपको पहले तो कभी नहीं देखा। जी, मैं पिछले हफ्ते ही मुंबई से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हूँ। मैं आदर्श हूँ, एक डॉक्टर हूँ। आपका नेम प्लीज़? मैं रजनी हूँ। आप क्या करती हैं रजनी जी? जी, मैं यूनिवर्सिटी में मैथ्स की लेक्चरर हूँ। लेक्चरर? ओके। चलिए रजनी जी, मैं अपने बाहर के कमरे की खिड़की के पास ही बैठता हूँ। रात को वहीं सोऊंगा भी। कभी भी आधी रात को कोई भी ज़रूरत हो तो आप बेहिचक एक मिस कॉल दे दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। वैसे तो अब वे लोग दोबारा आने की ज़रूरत नहीं करेंगे, फिर भी आप मेरा नंबर ले लीजिए। जी, एक बार फिर से आपका बहुत 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 शुक्रिया। डॉक्टर आदर्श, अरे हम पड़ोसी हैं, इन शुक्रिया और थैंक्स के चक्कर में मत पड़िए। चलिए दरवाज़ा ठीक से बंद कर लीजिएगा। जी, बहुत अच्छा। उस रात रजनी को बहुत देर तक नींद नहीं आई। करण को सीने से लगाए हुए कब बरबस उसके जहन में बीते दिनों की मीठी कसेली यादें की गिरहें एक एक कर खुलने लगी। उसे एहसास तक ना हुआ। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के कट्टर पुरानपंथी मान्यताओं वाले अल्पशिक्षित माता पिता की बेटी थी। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी। पिता निठल्ले स्वभाव के थे, कहीं टिककर नौकरी नहीं करते। काम की बजाय यारी दोस्ती और गांजे का नशा करने में उनका मन ज़्यादा रमता। आए दिन नौकरी छोड़ देती। घर में हर वक्त तंगी ही रहती। सो घर खर्च चलाने के लिए माँ लोगों के घरों में खाना बनाती। माँ और पिता दोनों सुबह जल्दी घर से निकलते और देर रात तक घर में घुसते। जरूरी नियंत्रण और मार्गदर्शन के अभाव में उनकी बड़ी संतान, उनका एकमात्र बेटा, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। वह साड़ियों के एक शोरूम में काम करने लगा। वह शुरू से ही कुशाग्र वृद्धि थी, हमेशा पढ़ाई में अच्छा परिणाम देती और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती गई। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उसने मैथ्स जैसे कठिन विषय में एमएससी कर नेट की प्रतियोगी परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ली और पीएचडी पूरी कर स्थानीय यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनकर करण के पिता निशांत से उसकी मुलाकात उसी कॉलेज में हुई। वह उससे लगभग 3 साल सीनियर था। वह यूनिवर्सिटी के मैथ्स डिपार्टमेंट में ही लेक्चरर था। कॉलेज के स्टाफ रूम में रजनी की टेबल निशांत की टेबल के साथ ही लगी हुई थी। सो दिन भर साथ उठते बैठते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतने कि घर जाकर भी दोनों एकाध बार एक दूसरे से बात किए बिना न रहते। उनके प्रेम का बिरवा उनकी प्रगाढ़ दोस्ती की माटी में फूटा। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी घर के बाहर गली के चौकीदार के डंडे की खटखटाहट उसे सुनाई दी। उसके सीने से चिपका करण कुनमुनाया। गले में उमड़ती रुलाई के साथ रजनी ने सोचा, उफ, निशांत तुम कहाँ चले गए अपनी रजनी को छोड़कर। और वह फिर से एक बार निशांत के साथ बिताए हंसी दिनों की मीठी यादों के प्रवाह में डूबने उतराने लगी। उस दिन वह और निशांत कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए मैथ्स की कुछ किताबें खरीदने एक बुक एग्जीबिशन में गए हुए थे। किताबें खरीदने के बाद निशांत उसे एग्जीबिशन ग्राउंड के साथ लगे पार्क में ले आया, जहां पार्क के एक सूने कोने में रंग बिरंगे गुलाब के पौधों के बीच लगी बेंच पर बैठकर एक सुर्ख गुलाब का खूबसूरत फूल तोड़कर उसके आगे थमाते हुए अनायास उसने उससे कहा, रजनी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तुम्हारे बिना जीने की सोच ही मुझे घबराहट से भर देती है। घर पर भी तुमसे बात करने की इच्छा होती रहती है। मन करता है तुम हर लम्हा मेरी आंखों के सामने रहो। अब मैं अपनी ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे रोमांटिक फिल्मी बातें करना नहीं आता। सीधे साधे शब्दों में तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करोगी? इतने दिनों की करीबी से रजनी भी निशांत को बेहद पसंद करने लगी थी। सो उसने एक लज्जाती मुस्कान के साथ उसे इस विवाह प्रस्ताव के जवाब में अपनी सहमति दे दी। दोनों के प्यार की दास्तान रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ चली। उसे आज तक अच्छी तरह से याद है, उस दिन उसने अपनी माँ और पिता को निशांत से अपनी शादी करने की इच्छा के बारे में बताया, लेकिन उसकी अपेक्षा के विपरीत
माँ और पापा उसकी एक विजातीय लड़के से विवाह की इच्छा पर बुरी तरह भड़क गए। उसके माता पिता दोनों ही बेहद पुराने रूढ़िवादी किस्म के लोग थे। उन्हें रजनी का हाथ एक अल्पशिक्षित नशेड़ी व सजातीय पात्र के लड़के को देना मंजूर था, लेकिन निशांत जैसे सुशिक्षित सुयोग्य मगर विजातीय पात्र के हाथ में देना गवारा न था। रजनी को एहसास था कि उसकी जाति में उस जैसी निम्न मध्य वर्गीय व अल्पशिक्षित परिवार की लड़की को निशांत जैसा योग्य व उच्च शिक्षित मैच मिलना मुश्किल ही नहीं असंभव था। सो उसने सोच विचार कर घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर निशांत को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला ले लिया। एक दिन घर वालों को बिना बताए उसने कुछ करीबी दोस्तों के समक्ष एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। फिर 5 माह बाद कोर्ट मैरिज करने के लिए औपचारिक कार्यवाही भी कर डाली। लेकिन यदि कुदरती और इंसानी मनसाओं की मंजिल एक होती तो दुर्भाग्य जैसी आपदा का वजूद ना होता। उन दिनों कोविड की महामारी का प्रकोप चल रहा था। निशांत को कोविड का भयंकर संक्रमण हुआ। निशांत ने लापरवाही में शुरुआत में ही कोविड का इलाज किसी योग्य डॉक्टर से नहीं करवाया। उसकी बीमारी बिगड़ती गई और जब तक उसके घर वाले चेते, उसकी बीमारी भयावह रूप लेते हुए उसके सभी अंगों को प्रभावित कर चुकी थी। लगभग 20 दिनों तक कोविड से जूझने के बाद वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। भाग्य का खेल, उसकी मौत के बाद रजनी को पता चला कि निशांत का अंश उसकी कोख में पल रहा है। रजनी की दुनिया उलट पुलट हो गई। उसके पांव तली जमीन ही न रही। कोविड के प्रकोप के बाद पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था। एक तरफ घर से निकलने की बंदिश, दूसरी ओर प्राइवेट क्लिनिकों के डॉक्टरों ने मेडिकल लीगल कारणों से उसके अनमैरिड होने की वजह से अबॉर्शन करने के लिए मना कर दिया और उसे उसके लिए उससे सरकारी अस्पताल में जाने को कहा। परंतु सरकारी अस्पताल में कोविड-19 की संक्रमण के खतरे को देखते हुए वह वहां नहीं गई। इन सब की वजह से उसका गर्भ 3 माह का होने को आया। सो उसे विवश होकर अपने गर्भ को रखने का फैसला लेना पड़ा। इधर प्रेगनेंसी के लक्षण जाहिर होते ही उसके माता पिता ने उसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर ली। वे दिन रात उसे बिन ब्याही माँ बनने पर कटु ताने और व्यंग बाण सुनाते हैं। परेशान होकर रजनी ने एक दिन चुपचाप माँ बाप का घर छोड़ दिया और अपनी यूनिवर्सिटी के पास किराए पर घर लेकर रहने लगी। यूनिवर्सिटी की बढ़िया नौकरी थी। आर्थिक रूप से वह खासी मजबूत थी, तो उसे अकेले रहने में कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। समय अपनी चाल से चलता गया। नियत समय पर रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया। रजनी की नौकरी बदस्तूर जारी थी। करण 4 वर्ष का होने आया, लेकिन इतना समय गुजर जाने पर भी उसके बिन ब्याही माँ बनने पर पिता और भाई का गुस्सा कम ना हुआ। उनके खानदानी लोगों ने आग में घी डालते हुए उसे उनके लिए अपशगुनी करार दिया था। उसकी छोटी श्वेता बहन उसके संपर्क में थी। उसके माध्यम से उसे अपने घर की खबरें मिलती रहती थी कि तभी उसे अपने विचारों से निजात दिलाते हुए झपकी आ गई और उसका क्लांत तन मन नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह जब रजनी उठी तो करण तेज बुखार से तप रहा था। वह उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए घर से निकल ही रही थी कि डॉक्टर आदर्श अपने घर के बाहर चहलकदमी करते हुए मिल गए। हाय, गुड मॉर्निंग। रजनी, सुबह सवेरे कहाँ चल दी? करण को बुखार आ रहा है। रात भर बुखार में भुना हुआ है। इसे डॉक्टर के यहाँ ले जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं उसे देख सकता हूँ। मैंने शायद आपको बताया नहीं, मैं यहाँ के हॉस्पिटल में चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हूँ। ओह, फिर तो आप प्लीज़ इसे देख लीजिए डॉक्टर। आइए डॉक्टर, प्लीज़ भीतर आ जाइए। डॉक्टर आदर्श ने करण को देखने के बाद रजनी से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। कल की घटना से वह बेहद शौक में है। उसे कुछ मेडिसिन्स और इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। करण को दवाई देकर और इंजेक्शन लगाने के बाद वे जाने के लिए उठे ही थे कि रजनी बोल पड़ी, डॉक्टर, चाय पीकर जाइएगा। चाय पीकर शाम को करण का चेकअप करने के लिए घर आने का वादा करके डॉक्टर आदर्श अपने घर चले गए। अगले 1 माह तक डॉक्टर आदर्श करण की जांच करने सुबह शाम उसके घर आते रहे। इस अवधि में डॉक्टर आदर्श और रजनी के मध्य बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। करीब 1 महीने बाद उस दिन भी डॉक्टर आदर्श रजनी के यहाँ बैठे ही थे कि तभी रजनी को अपनी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के लिए मैथ्स के प्रश्न पत्र बनाते दिख वे तनिक मुस्कुराते हुए बोली, रजनी, आपने इतने मुश्किल सब्जेक्ट में
करियर कैसे बनाया? मुझे तो मैथ सबसे ही अभी तक डर लगता है। रजनी यह सब सुनकर खिलखिलाकर हंस दी। बोली, ओ डॉक्टर आदर्श, मुझे यह सब्जेक्ट इतना चैलेंजिंग लगता है कि क्या बताऊं। किसी मुश्किल सवाल को हल करने की खुशी अनोखी होती है डॉक्टर। आपको याद है आपने कैसा महसूस किया था जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी? आप बिल्कुल वही फील करते हैं और किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुशी आपको अपनी क्षमता में ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। ओ यह बात है। अपनी बात बताऊं तो क्या आप विश्वास करेंगी कि मैं मैथ्स की टीचर की क्लास में घुसते ही उनके डर से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी। यहाँ तक हमारे मैथ्स टीचर मुझे मैथ्स का होमवर्क पूरा करके नहीं लाने पर पूरी क्लास के सामने मुर्गा बना दिया करते थे। डॉक्टर आदर्श ने जोर से ठहाके लगाते हुए बताया। मुर्गा और आप डॉक्टर? यह कहते हुए रजनी भी खिलखिला कर हंस दी। वक्त के साथ रजनी और आदर्श की दोस्ती गहराती गई। डॉक्टर आदर्श को रजनी के संपर्क में आए 2.5-3 साल बीत चले। इतने से समय में रजनी ने आदर्श के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली थी। डॉक्टर आदर्श रजनी से 2 साल छोटे थे। 33 वर्ष के होने को आए थे। उनके घर वाले उनसे शादी के लिए कह कह कर हार गए थे। उनकी माँ उन्हें हर हफ्ते एक नई लड़की का फ़ोटो और बायोडेटा भेजती, लेकिन डॉक्टर आदर्श उन पर एक नज़र तक न डालती। उनके अंतर में तो रजनी ने कब्जा कर रखा था। दिन बीतने के साथ साथ वे रजनी की सहृदयता, शीशा जैसा साफ निश्चल दिल और मीठे स्वभाव के कायल हो उठे थे। जब जब दूसरे शहर में रहने वाली उनकी माँ फोन पर उनसे शादी की बात छेड़ती, रजनी की सौम्य गंभीर छवि उनके कल्पना के सामने आ जाती। पिछली बार जब भी माँ के पास गए थे तो माँ ने उनके विवाह की चर्चा छेड़ी तो उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में उनसे कह दिया, माँ मेरे लिए लड़की ढूंढना बंद करो। मेरी निगाह में एक लड़की है, मैं उसी से शादी करूँगा। माँ के बहुत कुरेदने पर उन्होंने उन्हें रजनी के बारे में खुलकर बताया। उनकी बात सुनकर उनकी माँ जैसे आसमान से गिरी। अपने इकलौते सुयोग्य कुंवारे डॉक्टर बेटे की शादी एक बच्चे वाली औरत से करने की बात उनके लिए सदमे से कम ना थी। इस खबर से उन्हें गहन मानसिक आघात पहुंचा और उनका ब्लड प्रेशर सूट कर गया। वे पलंग पर आ गई। माँ की यह हालत देख आदर्श बेहद पसोपेश में थे। जिंदगी के इस मुकाम पर पहुँचे वे रजनी के बिना अपनी भावी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि वे अपने घर जाकर रजनी से आर्य समाज में शादी कर उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। एक बार रजनी से शादी हो जाए तो उसे देखकर माँ के पास उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। रजनी अपनी नरम दिली और मृदु स्वभाव से देर सवेर उनका दिल जीत ही लेगी और वे वापस अपने शहर आ गए। अपने घर पहुंचकर आदर्श शाम को रजनी के घर गए और फरमाइश कर रात का डिनर उसके साथ किया। रात के 10:30 बजने को आए थे, लेकिन आज वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी ही देर में करण भी सो गया। उसके सोते ही आदर्श ने रजनी से कहा, रजनी, आज मैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। मैं आपको बेहद पसंद करता हूँ और ज़िंदगी का बाकी का सफ़र आपके साथ काटना चाहता हूँ। मेरी माँ सख्त बीमार है, उनकी वजह से ही मैं यह शादी इतनी जल्दी करना चाहता हूँ। मैं कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों आर्य समाज में आपसे शादी करना चाहता हूँ। एक बार यह शादी हो जाए तो माँ को हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा। आदर्श के इस प्रस्ताव से हतप्रभ रजनी आदर्श से बोली, यह आप क्या कह रहे हैं आदर्श? शादी आपसे, और वह भी कल या परसों? हाँ, कल या परसों। माँ बिस्तर पर है, लेकिन मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपको बहू के रूप में देखकर वह फिर से हिरन हो उठेंगी। आदर्श, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। मेरा पास्ट जानकर भी क्या वे मुझे एक्सेप्ट करेंगी? नहीं नहीं, मैं आपसे शादी करने की सोच भी नहीं सकती। चलिए, मैं आपकी दुविधा आसान कर देता हूँ। आप मुझे यह बताइए, क्या आप किसी भी वजह से मुझे नापसंद करती हैं? नहीं नहीं आदर्श, आप इतने अच्छे हैं, आपको नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर दिक्कत क्या है? मेरा पास्ट, आपसे 2 साल बड़ी हूँ, ऊपर से एक बच्चे की बिन ब्याही माँ भी। तो क्या हुआ? आप दोनों की शगाई हो चुकी थी और आप दोनों शादी करने वाले थे। आप अगर आपके भावी पति की मौत हो गई तो इसमें आपका क्या कसूर? नहीं नहीं आदर्श, अभी भावनाओं में बहकर आप मेरा हाथ थाम लेंगे, लेकिन वक्त के साथ जब हमारे अपने बच्चे होंगे तो शायद आप करण को अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं कर पाएंगे। ओ रजनी, इन फजूल की आशंकाओं के चलते
मेरा दिल मत तोड़िए। आदर्श, यह फिजूल की शंकाएं नहीं, एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जिससे आप मुंह मोड़ रहे हैं। रजनी, अब आप और करण मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं आप दोनों के बिना जीने की सोच तक नहीं सकता। चलिए एक बात बताइए, क्या आप अब मेरे बिना जी सकती हैं? बताइए रजनी। उधर माँ का ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से हाई हुआ पड़ा है। मुझे आपका निर्णय सुनना है। इतने वर्षों तक हमने साथ साथ ज़िंदगी की हर परिस्थिति का मुकाबला साथ मिलकर किया है। क्या आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है? बताइए रजनी। इस बार आदर्श ने तनिक आवेश में आते हुए रजनी के कंधों को झकझोरते हुए उससे पूछा। आदर्श, मेरी ज़िंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। आपने हर कदम पर मेरा बशर्ते साथ दिया है। लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि एक बिन ब्याही माँ ने अपनी से छोटी उम्र के कुंवारे डॉक्टर को फांस लिया। दुनिया 10 बातें बनाएंगी। अगर ऐसा है तो मुझ पर यकीन रखिए, मुझे शादी के बाद कोई आपसे कुछ भी उल्टा सीधा कहने की ज़रूरत ना करेगा। चलिए तो रजनी, हम कल ही आर्य समाज में शादी कर रहे हैं, ठीक है ना? आदर्श ने बेहद अधीरता से रजनी से कहा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आदर्श, मैं अपनी हाँ या ना आपको मैसेज कर दूंगी। ओ रजनी, क्यों इतना सोच रही हैं? बिन बात के आप इतना परेशान हो रही हैं। आपको बस हाँ भर कहने की देर है। निश्चिंत रहिए और सब बातें मैं संभाल लूँगा। मेरा यकीन करिए रजनी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यह कहते हुए आदर्श ने रजनी के दोनों हाथ थाम लिए और उससे बोले, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको बेहद चाहने लगा हूँ। मैं किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने की सोच नहीं सकता। हाँ कह दीजिए रजनी, प्लीज़, आपसे भीख मांगता हूँ। आपने हाँ नहीं की तो मैं मर जाऊँगा। यह सुन रजनी ने नम आँखों से आदर्श के होठों पर अपना हाथ रख दिया। अब से कभी मरने की बात मत करना, वरना मेरा और करण का क्या होगा? तो क्या तुम्हारी हाँ है? हाँ, लजाते हुए रजनी ने कहा तो आदर्श ने रजनी की हथेली हौले से चूम ली। खुशियों के उजास से दोनों के चेहरे दमक उठे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।